हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ समय से हम लोग सामान्य अध्ययन में भूगोल पढ़ रहे हैं और उस भूगोल की कड़ी में क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था चक्रवात के बारे में, साइक्लोन के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी साइक्लोन के बारे में, प्रति चक्रवात के बारे में। आई थिंक चक्रवात का क्लास आपको बढ़िया लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पहले की क्लासेस भी आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी होंगी, आपने पढ़ा होगा, तो आगे की क्लासेस को कनेक्ट करना आपके लिए बेहद आसान होता जा रहा होगा। ठीक है, और एक नई शुरुआत हमने किया है किसके बारे में? एमसीक्यू के बारे में। तो एमसीक्यू की वीडियो अगर आपने नहीं देखा, लाइव में अगर आप नहीं पहुंचे हैं, तो वो भी अपलोड कर दिया हमने, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, अपने को जज कर सकते हैं। जो हमने पढ़ाया था, जो आपने पढ़ा था, उसमें से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, किस सेक्शन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किस पे आपकी कमांड बढ़िया है, किस पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है, इन सब चीजों के बारे में आप जज कर पाएंगे। और क्वेश्चन के लेवल को आप देखेंगे तो पिछले सालों में कई सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं जो पिछले सालों में पीसीएस में, आरओ में इत्यादि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों की बात करें, जैसे एमपी पीसीएस, बिहार, राजस्थान इत्यादि के पीसीएस में भी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आपको लेक्चर जो पीछे पढ़े हैं आप, उससे आपको खुद ही अंदाजा लग जा रहा होगा कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इस क्लास को पढ़ने के बाद। चलिए हम बढ़ते हैं आज टॉपिक की तरफ। हमें आज पढ़ना है क्या? एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। उच्च दाब का यह तंत्र है। उच्च दाब का तंत्र हम पहले शुरू में, आप जब साइक्लोन पढ़े थे तो वहां पे आपको बताया गया था, ये जो चक्रवात है यह निम्न दाब का तंत्र है। क्या पढ़ा था आपने? साइक्लोन लो प्रेशर का तंत्र है, यानी उसके सेंटर में होता है लो प्रेशर। ठीक है, यानी सिचुएशन अगर ऐसी बने कोई, जैसे ये मान लेते हैं हम, एक चक्रवात है, एक चक्रवात है, और अगर यहां सेंटर में लो प्रेशर है, जाहिर सी बात है सेंटर में लो प्रेशर कब होगा? जब तापमान ज्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में आता है चक्रवात, है ना। अगर इसी का जस्ट अपोजिट हो जाए, यानी यहां पर लो प्रेशर के अलावा यहां पे हो जाए क्या? हाई प्रेशर। अब जाहिर सी बात है जब यहां पे हाई प्रेशर है, कहने का मतलब तापमान क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? अरे भाई, टेम्परेचर जब हाई हो रहा तो प्रेशर लो हो रहा था। अब यहां पे ये हाई हो रहा तो क्या? टेम्परेचर और प्रेशर में अपोजिट का रिलेशन होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या है? केवल प्रेशर लिख दे रहे हैं। प्रेशर क्या होता है? घटता है। ये दिमाग में आप बैठा रहिएगा। जहां भी टेम्परेचर ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा। तो अगर हम कह दें प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, कहने का मतलब टेम्परेचर कम होगा। आप देखिए, हम पिछली क्लास को यहाँ से इंटरलिंक कर रहे हैं। आप धैर्य के साथ कंसंट्रेशन बना के, जो कि 20-22 मिनट का जो भी वीडियो होगा, आप ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लास्ट में हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात की तुलना कर देंगे। तुलना करने के पीछे कारण ये होगा, आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर में साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के चलने की डायरेक्शन क्या होती है, दिशा क्या होती है। बार बार कंफ्यूजन बना रहता है कि साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे एंटी साइक्लोन के बारे में डिफरेंस आपको नहीं पता होता है, या कई बार कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कुछ ट्रिक से कि आपको कंफ्यूजन ना बने। ठीक है, तो जुड़े रहिए क्लास के लास्ट तक। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर है, देखिए हाई प्रेशर है तो दाब प्रवणता बल कम होगा। दाब प्रवणता बल, इसका मान क्या होगा? कम होगा। आप एक एक चीज को खूब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो पवनों के चलने की वेग है, दिशा है, वो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। बात क्लियर है? देखिए, हम बात कर रहे हैं यहां पे चक्रवात और प्रतिचक्रवात की। आपको पता है चक्रवात है क्या? गोल चक्करदार हवाएं चक्रवात है। प्रतिचक्रवात भी वही चीज है। डिफरेंस क्या है इसमें? चक्रवात में हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ जा रही हैं। अब बाहर से केंद्र की तरफ इसलिए जा रही हैं क्योंकि, फिगर से ही समझाएं, आपको समझना आसान रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन पल सकता है। ध्यान से यहां पे देखने की कोशिश करिएगा। जैसे हम मान ले रहे हैं ये कोई तंत्र है, आपका एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में है लो प्रेशर। लो प्रेशर है। अब जाहिर सी बात है जब यहां पर लो प्रेशर है तो कहने का मतलब इसके बाहर जैसे जैसे हम परिधि की तरफ जाते हैं, यहां पे प्रेशर हाई होता चला जाता है। ठीक है,
जब प्रेशर हाई होता चला जाता है यानी वायुदाब उच्च होता चला जाता है, ऐसी कंडीशन में हवाएं जो हैं वो केंद्र की तरफ जाएंगी। कहां जाएंगी? केंद्र की तरफ। भैया जहां पे लो प्रेशर होगा उधर ही तो भागेंगी। इस चीज को क्या कहा जाएगा? चक्रवात। आप डिफरेंस को समझिएगा खूब ध्यान से। अभी यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये नॉर्थ का है साउथ का है। आपने पिछली कक्षा को पढ़ा है, आप उसके आधार पर अंदाजा लगाइए ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में बन रहा है कि साउथ में। भाई आपने पढ़ा है ना, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज होता है, कहाँ क्लॉकवाइज होता है, आपने इस बात को पढ़ा है। इस बात को पढ़ा तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं, कंफ्यूजन है, तो सब्र करिए, कुछ मिनट आगे क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर है, हम एंटी साइक्लोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रति चक्रवात की बात कर रहे हैं। अब देखिए जब यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर का मतलब जैसे जैसे हम परिधि की तरफ जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं, प्रेशर क्या होने लगता है? यहाँ पे हाई है, इधर लो होने लगेगा, लो प्रेशर। इसकी तुलना में प्रेशर घटता जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में हवाओं की यानी पवनों की यह प्रकृति होती है, वो हाई से हमेशा जाते हैं लो की तरफ। कहां जाते हैं? हाई से लो की तरफ जाते हैं। अब यहां पर हाई प्रेशर है यानी उच्च दाब है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलेंगी, पवनें चलेंगी। तो ऐसी कंडीशन में पवनें बाहर की तरफ चलेंगी। किधर चलेंगी? बाहर की तरफ। ये सिस्टम बनेगा। कहने का मतलब हवाएं चलना शुरू करेंगी बाहर की तरफ। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी चीज को कहते हैं प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। अभी हमने यहां पर सिर्फ डेफिनेशन बताने की कोशिश किया है और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर का है कि साउथ हेमिस्फीयर का है, यहाँ पर डिफरेंस कैसे होता है ना, इन सब चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं आगे। आप ध्यान से सुनते रहिए। बस दो तीन चीजें दिमाग में रखिएगा। टेम्परेचर जब हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, ठीक है। दाब प्रवणता बल जब कम होगा तो हवा का वेग भी क्या होगा, यानी पवन का वेग भी कम होगा। दाब प्रवणता बल ज्यादा होगा तो वायु का वेग भी ज्यादा होगा, यानी पवन का वेग भी ज्यादा होगा। यह भी याद रखिएगा, पवनें हमेशा, या जलधाराएं जब पढ़ेंगे तब उसको भी सीखेंगे, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ चलते हैं। आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिएगा, पानी का बहाव कहां होगा? ऊंचाई से नीचे की तरफ होता है, यही ना होता है। पानी का बहाव ऊंचाई से नीचे की तरफ होता है। सेम कंडीशन यही होता है हाई से लो। यहाँ पे टेम्परेचर भी चलता है, इसके अलावा वायुदाब भी चलता है, पवनें भी चलती हैं, ठीक है। आई थिंक बात क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। डेफिनेशन में आपने देखा यह उच्च दाब का तंत्र है, अर्थात केंद्र में उच्च दाब होता है। भैया केंद्र में उच्च दाब होगा तभी तो हवाएं यानी पवनें केंद्र से बाहर की ओर जाएंगी और आपका बनेगा प्रति चक्रवात, आई मीन एंटी साइक्लोन। आई थिंक बात क्लियर हो गया होगा। परिधि की ओर वायुदाब घटता जाता है। भैया घटेगा तभी तो जाएगा ना हवाएं, कहां? बाहर की तरफ। हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, इस बात को आपने सीख ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। ये कहां मिलता है, हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रति चक्रवात जो है उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी में बनती है। सबसे ज्यादा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में मिलेगा, लेकिन विषुवत रेखीय क्षेत्र में इसका अभाव होता है। अभाव के पीछे कारण क्या होता है? आप यहां पे देख रहे हैं प्रति चक्रवात का जो मूल है वो क्या है? प्रति चक्रवात का जो मूल है, केंद्र में हाई प्रेशर बन रहा है, सेंटर में हाई प्रेशर बन रहा है। थोड़ा सा हम ग्लोब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यह है आपका स्ट्रक्चर ग्लोब। ग्लोब में आप देख रहे हैं यह विषुवत रेखा है। अब आप पिछली कक्षाओं को देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो आप पहले से भी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जाके वहां पे देख भी सकते हैं। यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे क्लियर हो जाएगा। ये आपका है विषुवत रेखा। अब देखेंगे विषुवत रेखा से कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। विषुवत रेखा से कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य लंबवत एक बार जरूर चमकता है साल में, और यही वो एरिया है, यही वो क्षेत्र है जहां पे सूर्य तप की मात्रा ज्यादा मिलती है। कहां पर? कर्क और मकर के बीच में। हालांकि विषुवत रेखा पे थोड़ी सी कमी होती है, उसके पीछे का कारण अलग है जिसको आपने सीखा भी है। आगे हम अगला लेक्चर जब लेंगे वेजिटेशन के बारे में, जलवायु के वितरण के बारे में, तो आप वहां पे बढ़िया से सीखेंगे। यहां से यही समझने की कोशिश करिएगा, कर्क और मकर रेखा के पास ज्यादा सूर्य तप मिलता है,
भैया जब ज्यादा सूर्य तप मिलेगा तो तापमान ज्यादा होगा, और जब तापमान ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो विषुवत रेखा पे प्रतिचक्रवात कहां बन पाएगा, क्योंकि प्रतिचक्रवात के लिए सबसे जरूरी क्या है, हाई प्रेशर होना चाहिए सेंटर पर। अब यहां पर जब विषुवत रेखा पर हाई प्रेशर नहीं बन रहा है तो प्रतिचक्रवात का अभाव होगा। बात क्लियर है। प्रश्न में कई बार पूछा जाता है, कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में प्रतिचक्रवात नहीं बनने का कारण है। कौन सा कारण है, कि यहां पर सूर्य तप की मात्रा ज्यादा होती है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। तापमान दिया है, अगर तापमान ज्यादा होता है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। अगर कहा जाए यहाँ पे संवहनी धाराएं ऊपर उठती हैं, ये भी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि तापमान ज्यादा होगा तभी तो सारी चीजें बन रही हैं। यहाँ पे वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है ना, ऐसी बात। ये भी एक कारण है, लेकिन ये मुख्य कारण के रूप में नहीं है। तो आप इतना सिर्फ जानिए, विषुवत रेखीय क्षेत्र में प्रतिचक्रवात नहीं बनते हैं। नहीं बनने के पीछे कारण क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे चक्रवात बन सकते हैं, लेकिन प्रतिचक्रवात नहीं बनेगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी बखूबी। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र में प्रतिचक्रवात क्यों बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आपने जब पढ़ा था वायुमंडल की संरचना, तो वहां पे जब आपने डिवाइड किया था कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे मंडल बनते जाते हैं, तो ये एक चीज और पढ़ा था कि वहां पे आप ध्यान कीजिए, जब पवनों के बारे में पढ़ा था तो हमने जब पवनों के बारे में पढ़ा था थोड़ी चीजें आपको बताया था। क्या, जब पवनों के बारे में पढ़ा था, यहां पर यह बताया गया था आपको, ऐसे समझिएगा छोटे से एग्जाम्पल से। मिनट, यह है आपका अर्थ, ठीक है, यह आपका अर्थ है, यह 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यहां से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये है साउथ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक चीज आपने देखा था इस अर्थ से, चूंकि यहाँ पे सूर्य तप की मात्रा ज्यादा पड़ रही है, तो ज्यादा पड़ने के बाद टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, तो यहां से संवहनी धाराएं ऊपर उठ रही थी। बात क्लियर है, आपको याद है। यहां से संवहनी धाराएं जब उठती थी तो कहां जाती थी, क्षोभ मंडल तक जाएंगी, और क्षोभ मंडल तक जाते जाते देखिए, कोई चीज जब ऊपर उठ रही है एक निश्चित समय बाद ठंडा होता चला जाएगा। यानी तो यहाँ पे संवहनी धाराएं जो उठ रही हैं वो धीरे धीरे ठंडी होती चली जाएंगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्षोभ मंडल तक जाते जाते इतना ठंडी हो जाएंगी, ये फिर से नीचे उतरना चाहेंगी। नीचे उसी जगह पे तो नहीं उतर पाएंगी। क्यों, क्योंकि नीचे से और भी वायुराशियां तो आ रही ना ऊपर, और भी पवनें आ रही ऊपर, इसलिए उसी जगह पर न उतर कर क्या करती है, ये ऊपर जाके फैल जाती है दो जगहों पर। एक जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर 30 से 35 पे आके गिरती है, इधर साउथ में भी 30 से 35 पे आके गिरती है। इतनी बात आपने पढ़ा था। यानी यहां से जो पवनें चलने वाली हैं, ऐसे अगर हम देख लें, अगर हम ये 30-35 मान लें, तो यहां से जो उठने वाली पवनें आके यहाँ इस जगह पे गिर रही थी, यानी इस जगह पे गिर रही थी। यहां से भी पवनें आके इस जगह पे गिर रही थी। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़े थे, आगे बढ़ने पर क्या मिला था हमको, इस जगह पर देखें अगर, चूंकि यहाँ पे उच्च वायुदाब की पेटी बन रही थी। अब उच्च वायुदाब की पेटी बन रही थी, क्या होगा, यहां पर भी जो पवनें उठ रही थी आके इसी जगह पे गिर रही थी, है ना। यहां से भी पवनें आके गिर रही थी। अब देखिए 60 से 65 डिग्री अक्षांश से आने वाली पवनें 30-35 पर गिर रही थी, और 0 डिग्री से उठने वाली भी 30-35 पर गिर रही थी। कहने का मतलब 30-35 पर जो पवनें ज्यादा गिर रही हैं, हवाएं ज्यादा गिर रही हैं, तो वहां पे दाब बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 60-65 से आ रही वो भी यहाँ गिर रही है, 30-35 से 0 डिग्री जो आ रही है वो भी यहाँ पे गिर रही है। यहाँ पे उच्च दाब की स्थिति बन जाएगी। अब समझिएगा जो हम बताना चाह रहे हैं आपको। जब यहाँ पे हाई प्रेशर की स्थिति हो जाएगी तो यहाँ पर प्रतिचक्रवात बनने की संभावना होगी। क्यों, क्योंकि आप ऐसे देखिएगा, यहाँ पे पवनें आके गिर रही हैं, कहां पर, 60-65 से भी, यहाँ पे 60-65 से, ये 30-35 का एरिया है, 30-35 का, ये 30-35 का एरिया है, ठीक है। ये 0 से जा रही हैं और ये 60-65 है। बस ऐसे जनरल आप एक आइडिया दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसको आप बहुत विस्तृत पढ़ने वाले हैं आगे। तो यहां पर देखिए हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, यानी कहां पर, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उच्च दाब की स्थिति बन रही है। अब भैया जब उच्च दाब बन रही है तो वहां चक्रवात पैदा होगा कि प्रतिचक्रवात,
बात तो क्लियर है ना। जब वहां पे उच्च दाब बन रहा है तो क्या बनेगा, प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में प्रति चक्रवात क्यों नहीं बनता है और उपोष्ण कटिबंधीय पेटी में यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में क्यों बनता है एंटी साइक्लोन। आई थिंक बात क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। आगे बढ़े, चलिए देखिए आप जो क्लासेस देख रहे हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर कंटेंट दूं आपको और दे रहा हूं पूरी कोशिश ईमानदारी से कि जितना हमसे हो पा रहा है हम कोशिश कर रहे हैं पूरा कंटेंट आपको दिया जाए और अच्छे से बखूबी से। ठीक है, पहला काम तो मेरी जिम्मेदारी जब कंटेंट बढ़िया उपलब्ध करवाना है तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप अपने लोगों के पास पहुंचाइए, उनको भी ये लाभ मिले। दूसरी चीज आप भी अपना फीडबैक दीजिए, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं या हमारे समझाने में कुछ कमी रह जा रही, आप बताइए, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होता है, हमको अपने को इंप्रूव करने का मौका मिलता है और हम आपको और भी अधिक बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश कर पाते हैं। ठीक है, तो इस बात को गौर कीजिएगा, लाइक और कमेंट आप जरूर करिए, इससे हमको पता लगेगा कि हम जो आपके साथ पहुंचाना चाह रहे हैं आपके पास तक वो पहुंच पा रहा है कि नहीं। अब हम आकार की बात कर ले रहे हैं, किसकी, एंटी साइक्लोन की। देखिए आकार का मतलब आप ये समझिएगा, ये कैसे दिखता है, हवा तो दिखती नहीं है ना, लेकिन कैसे दिखता है आप उसके बारे में समझिएगा। ये गोलाकार भी बन सकता है और कभी कभी वी आकार का होता है। जब हम पढ़ रहे थे साइक्लोन तो वहां पे क्या सीखा था आपने, वह गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है और वी आकार में भी हो सकता है। वी आकार का मतलब एग्जैक्ट वी नहीं होता, ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, मतलब जो एरिया बन रही है ऐसी बन सकती है। अंडाकार समझ ही रहे हैं, अंडाकार ऐसे बन सकता है और पूरा शुद्ध गोलाकार भी बन सकता है। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम साइक्लोन की बात करें। लेकिन जब एंटी साइक्लोन की बात करेंगे, प्रति चक्रवात की बात करेंगे, उसका जो आकार होगा वो या तो गोलाकार होगा और कभी कभी रेयर केस में वी आकार का भी बनता है। आई थिंक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बारी आती है हमें डायरेक्शन की, ये किस दिशा में चलती है। जब किस दिशा की बात आती है तो दो चीजें हमारे सामने उभर कर आती हैं। पहला, हमारे पास दो हेमिस्फीयर है, ये आपकी पृथ्वी है, आपकी मतलब भैया हम सबकी है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये है साउथ हेमिस्फीयर। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। एंटी साइक्लोन अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में बनती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में बनती है। तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऊपर भी है और इसमें भी है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है दोनों में। जब दोनों में है, कहने का मतलब जो प्रतिचक्रवात आएगा वो दोनों गोलार्धों में आएगा। अब जब दोनों गोलार्धों में आएगा तो क्या होगा, डायरेक्शन आप जानते हैं कि आपने पीछे पढ़ा था फेरल का नियम, फेरल का नियम पढ़ा था, कोरियालिस बल पढ़ा था, कोरियालिस बल पढ़ा था और इसी के आधार पर फेरल का नियम पढ़ा था। देखिए हम पूरा नियम यहां नहीं बता रहे हैं लेकिन आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। कोरियालिस बल क्या होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण एक विक्षेपक बल लगता है जिसे कहते हैं कोरियालिस बल। एक नेचुरल एग्जांपल समझते हैं, अदरवाइज नहीं लेना, बस आप एग्जांपल दे रहे हैं, एक समझिएगा खूब ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे आपने कुछ ऐसा पहना हुआ कपड़ा जो ढीला है, ढीला का मतलब काफी ढीला। एक एग्जांपल ले सकते हैं लहंगे का, लहंगा पहना है किसी ने, यहां पे खड़ा है तब तो सारी सिचुएशन क्या है, नॉर्मल है। और अगर ऐसे घूमने लगे और तेजी से घूमे तो क्या होता है, जो लहंगे का निचला सिरा होता है वो खूब फैल जाता है। ये फैल क्यों जाता है, यहां पे एक बल काम कर रहा होता है, इसे कहते हैं क्या, केंद्रापसारी बल, अपसारी बल कहते हैं। ऐसे ही एक बल काम करता है पृथ्वी के। देखिए ऐसे जब घूम रहे हैं कोई लहंगा पहना हुआ तो क्या है, लहंगा ऐसे फैल जा रहा है चारों तरफ। अब फैल जा रहा है, ऐसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है और उसकी स्पीड क्या है, आपने पढ़ाई है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं बताएंगे आप, देखिएगा पिछली वीडियो में जाके। यहां से चलेंगे, ऐसे क्या होगा, जब पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर घूम रही है तो घूमने के कारण यही इसका एक्सिस है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है।
ये जब अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही लगातार, तो इसकी सतह जो है, इसकी सतह पर एक विक्षेपक बल काम कर रहा है और इसी विक्षेपक बल को कहते हैं कोरियालिस बल। ठीक है, इसी कोरियालिस बल के आधार पर एक वैज्ञानिक रहे, भूगोलवेत्ता रहे, फेरेल ने यह बताया कि यहां पे जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है और साउथ हेमिस्फीयर है, यहां पर इसी विक्षेपक बल के कारण जो पवन और जलधाराएं हैं इनकी दिशा में परिवर्तन होता है। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है यानी उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे पवन एवं जलधाराएं क्लॉकवाइज चलती हैं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं, और साउथ में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इतनी चीज बताया था फेरेल ने कोरियालिस बल के आधार पर। बात क्लियर हुई? मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, अब समझते हैं इस बात को। यहां पे चूंकि नॉर्मल तौर पर देखें तो जो पवन और जलधाराएं हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में चलती क्या, क्लॉकवाइज। बात क्लियर है? और यहां पे क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें समझना प्रति चक्रवात के बारे में, एंटी साइक्लोन के बारे में। अब ये जानते हैं नॉर्मल पवनें कैसे चल रही हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज ऐसी चल रही हैं। क्यों? कोरियालिस बल के आधार पर, फेरेल के नियम के आधार पर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि एंटी साइक्लोन जो है, प्रति चक्रवात जो है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे बिहेव कर रहा है, साउथ में। यहां पर देखिए लिखा गया है, इसकी डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा है, क्लॉकवाइज। हम बात किसकी कर रहे हैं, एंटी साइक्लोन की। समझिएगा, एंटी साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज। बात क्लियर है? एंटी साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। आप या तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के रहने वाले होंगे या तो साउथ के। आप एक को याद कर लीजिए, एक को का मतलब चाहे आप साइक्लोन को याद कर लीजिए और चाहे एंटी साइक्लोन को। इससे फायदा ये होगा, जैसे आपने साइक्लोन को याद कर लिया है तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि साइक्लोन का उल्टा होगा एंटी साइक्लोन। डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, साइक्लोन का उल्टा होगा एंटी साइक्लोन। आपने साइक्लोन का याद किया है, एंटी साइक्लोन का आएगा उसका अपोजिट कर देंगे। अभी एक साथ हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के डायरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हमने फिगर लिया है तो यहां पे समझ गए हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, क्लॉकवाइज। किसकी बात कर रहे हैं, एंटी साइक्लोन की। अब थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए पीछे चलते हैं। हमने कल पढ़ा था जब साइक्लोन, पिछली वीडियो में हमने साइक्लोन पढ़ा था, तो साइक्लोन में यह बताया गया था वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। याद है? ये एंटी साइक्लोन है। अगर हम साइक्लोन की बात करें, वो कैसा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। किसकी बात हो रही है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर। बात क्लियर है? अब यहां पे देख रहे हैं, जब इसमें एंटी लगा है तो इसमें क्लॉक लगा है। यहां पे क्लॉक लगा है तो यहां पे एंटी क्लॉक। ट्रिक से समझ जाएंगे ना। जैसे यहां पे देखिए एंटी है तो यहां पे एंटी नहीं है, ठीक है। यहां पे साइक्लोन है तो यहां पे इसका क्या होगा, एंटी। ये ट्रिक अभी एक साथ समझाएंगे तो आप समझिएगा। दूसरा देख लेते हैं, साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है। साउथ हेमिस्फीयर में होता है यह एंटी क्लॉकवाइज। बात क्लियर है? आप इतना समझिएगा। साइक्लोन को छोड़ देते हैं, एंटी साइक्लोन को समझते हैं। एंटी साइक्लोन की डायरेक्शन की बात करें, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। जब नॉर्थ में नॉर्थ में क्लॉकवाइज होता है, और जब नॉर्थ में क्लॉकवाइज होगा, सदर्न में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक बात क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, आगे चलें इस बात को, ठीक है। इसके लक्षणों की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। वायदा प्रवणता कम होता है। भैया जब वायदा प्रवणता कम होगा तो एक बात तो आपके मन में आ जाएगी कि पवनों का वेग भी कम होगा। वायदा प्रवणता कम होगा तो पवनों का वेग भी कम होगा। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि एक क्लास अगले क्लास से इंटरलिंक होती है, यानी पिछला आपने पढ़ा तो अगला बढ़िया से समझ में आएगा। कैसे, देखिएगा। यहां से कई सारी चीजें आप खुद से बता सकते हैं। आपसे पूछा जाए, कॉमन सेंस लगा के आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे? जैसे हम यहां से पूछ लिया जाए कि इस एंटी साइक्लोन के आने पर वर्षा होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? होगी भी बहुत कम मात्रा में। क्यों नहीं होगी? तो उसके पीछे कारण क्या है? चूंकि दाब प्रवणता बल कम है, पवन का वेग कम है, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण, यहां पर हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर कब होता है? जब हवाएं नीचे उतरती हैं।
अब जब नीचे हवाएं उतरेंगी तो वर्षा कहां से करेंगी? वर्षा तो तब होती है जब हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ता है, संघनन होता है, बादल बनते तब तो वर्षा होती है। लेकिन एंटी साइक्लोन में हवाएं तो नीचे अपसरित हो रही है, गिर रही हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में वर्षा नहीं होती। कभी कभी इसे मौसम रहित परिघटना भी कहते हैं। सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसे मौसम रहित परिघटना कहते हैं? ऑप्शन दे देगा चक्रवात, जैसे ऑप्शन दे दिया, एक चक्रवात हो गया, एक प्रति चक्रवात हो गया, प्रति चक्रवात, एक शीतोष्ण दे दिया, शीतोष्ण चक्रवात, और एक दे दिया उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से, ये ऑप्शन ए बी सी आप दे दीजिए, ए बी सी डी। प्रश्न क्या दिया आपको? निम्नलिखित में से कौन सी मौसम रहित परिघटना है? मौसम रहित का मतलब वहां पे ताप दाब संबंधी परिवर्तन उस प्रकार से नहीं हो रहा है कि वहां पे वर्षा हो जाए इत्यादि हो जाए, तो मौसम रहित परिघटना इसलिए कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं चक्रवात में खूब वर्षा होती है, इसमें भी ये चक्रवात के प्रकार ही है, शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय। अब अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन प्रति चक्रवात ही है जो मौसम रहित परिघटना कही जाती है। क्यों कही जाती है, इसके पीछे की कहानी आपने सीख लिया। आगे चलते हैं। ऊंचाई पर अभिसरण, धरातल के निकट अपसरण। कहने का मतलब हवाएं ऐसे आती हैं, ऊपर से आती हैं, ऐसे ऊपर से आके गिरती हैं, ठीक है, ऐसी कंडीशन बनती है, आएंगे ऐसे, वो नीचे गिरती चली जाएंगी, ठीक है, इसी को कहेंगे क्या? एंटी साइक्लोन। आगे चलते हैं। वायु का अवतलन होता है, यानी वायु गिरती है तो वर्षा का अभाव है। इस बात को आपने सीखा ही है। कैसे सीखा? भी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा है। अपेक्षाकृत लंबा होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अपेक्षाकृत बड़ा होता है? साइक्लोन या एंटी साइक्लोन? प्रश्न में खूब पूछा जाता है। जैसे अगर हम पिछले लेक्चर को देखें, पिछले स्लाइड को देखें, तो यहां पर अगर पूछा जाए, अगर प्रश्न दे दिया जाए निम्नलिखित में कौन सा बड़ा होगा, है ना, आकृति के आधार पर कौन सा बड़ा होगा, तो प्रति चक्रवात ही होगा। उसके पीछे का कारण क्या है? ये जो चक्रवात है ना, इसी के प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये भी चक्रवात हैं, उसके प्रकार हैं, लेकिन एंटी साइक्लोन ये सबसे अलग है। तो अगर पूछा जाए डायमीटर के आधार पर, उसके चक्षु के आधार पर सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा क्या होगा? एंटी साइक्लोन। आई थिंक बात क्लियर हो गई। इसे कहते हैं मौसम रहित परिघटना, और इसी के साथ प्रति चक्रवात का लेक्चर होता है खत्म, ठीक है। आई थिंक प्रति चक्रवात आपको बढ़िया समझ में आया होगा, चक्रवात आपने बढ़िया से समझा ही था, ठीक है। अब हम आगे थोड़ी सी उसके डायरेक्शन की तुलना कर लेते हैं। एक फिगर हमने बनाया है, समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, यहां से आपको दो तीन चीजें नजर आ रही हैं। ये देखिए, पूरा ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये है आपका 0 डिग्री यानी इक्वेटर। ये है आपका इक्वेटर। इक्वेटर से नॉर्थ में नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, साउथ में साउथ हेमिस्फीयर। बात क्लियर है? यहां पे एक फिगर से समझते हैं हम। ये चीज है आपका एंटी साइक्लोन, और ये साइक्लोन, सॉरी क्लॉकवाइज। आप एक बार देखिएगा ध्यान से, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं केवल इस वाले डायरेक्शन में। यहां पे देख रहे हैं क्या है? एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन के डायरेक्शन को देखें तो क्या है? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज को समझना है, ऐसे समझिए, ये आपकी घड़ी है, यहां पे 12 बजा है, यहां पे 6 बजेगा, ये 3 और ये 9। देखिए, घड़ी की सुई जब इस दिशा में चलेगी, ऐसे नहीं चलती है, ऐसे नहीं चलती है। अगर इस दिशा में पवन चल रही है, उसे क्या कहेंगे हम? क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा। अब आपको समझना है एंटी क्लॉक और क्लॉक में डिफरेंट क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। ये चीज आपको जानते हैं, और ये एग्जांपल से भी आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं एंटी साइक्लोन की। जो एंटी साइक्लोन होता है, प्रति चक्रवात होता है, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, क्लॉकवाइज। इतनी बात क्लियर है? एंटी साइक्लोन जो होता है साउथ हेमिस्फीयर होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इतनी बात क्लियर है? अब इसको याद कैसे रखना है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे देख रहे हैं, अगर हम सिर्फ बात करें एंटी साइक्लोन की, यहां देख रहे हैं एंटी लगा है, यह क्या है? क्लॉकवाइज। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? दोनों एंटी एंटी है। समझ रहे हैं? एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज।
अब याद कैसे रखना है ये देखते हैं। यहां पे देखिए साइक्लोन है, साइक्लोन क्या है, क्लॉकवाइज, देख रहे हैं ना, कहां पे, कहां पे साइक्लोन क्लॉकवाइज है, कहां पे भैया, नॉर्थ हेमिस्फीयर में नहीं, सदर्न, ठीक है। तो यहां से ये देख रहे हैं एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज है कहां, साउथ हेमिस्फीयर में। यहां देख लेते हैं, साइक्लोन की बात करें क्लॉकवाइज और साइक्लोन की बात करें यहां पे क्या है, थोड़ी गलत हो गया है, एक मिनट एक मिनट, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी, ठीक है। यहां पे साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है एंटी क्लॉकवाइज और साइक्लोन होता है साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। आई थिंक बात क्लियर होगा। ऐसे फिगर को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहां पर देखिए साइक्लोन क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ में क्या है, क्लॉकवाइज। ऐसे ही यहां पर देख लीजिए, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये एंटी साइक्लोन है, कहां, साउथ में। बात क्लियर है, बात क्लियर है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक को आप याद रखिएगा। एक को याद रखने का मतलब आप चाहे साइक्लोन को याद रखिए चाहे एंटी साइक्लोन को। आप साइक्लोन को याद रखेंगे, एंटी साइक्लोन को उसका अपोजिट कर देंगे, या एंटी को याद करेंगे, साइक्लोन को अपोजिट रखेंगे। तो बस इसके साथ ही ये लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। इसको बेहतरीन पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। हम आपसे बार बार इस बात के लिए अपील करते हैं, आप नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि एक निश्चित समय बाद आप जो लेक्चर से पढ़े हैं, नोट्स नहीं बनाए हैं तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और बार बार देखना आपके लिए भी संभव नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप वो आउटपुट नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो आपको प्राप्त करना चाहिए। इसलिए आप उसको लिखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस से हल करते रहिए, बाकी हमसे जो हो पा रहा है कराने की कोशिश करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।